करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है। और ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को क्लियर भी होंगी और उसके साथ साथ नई बातें जो हैं वो पता लगेंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। अब यहाँ पर जो है वो आपको अच्छे तरीके से पता है कि हम कल के लेक्चर में बात डिस्कस कर रहे थे। हाँ, बल्कि मुझे याद आया कल के लेक्चर में एक बात रह गई थी। हमने डिस्कस ये किया था कि जो मिलानोसाइट्स हैं इनको स्टिमुलेशन के लिए हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है और स्टेरॉइड की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उसके साथ साथ फिर मैंने आपको ये भी बताया था रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद कि मिलानोसाइट्स डायरेक्ट लाइट से एक्टिवेट भी होते हैं। डायरेक्ट लाइट से एक्टिवेट होने की वजह से ही ये क्या रिलीज़ करते हैं, ये मेलानिन रिलीज़ करते हैं और उस केस में इसी वजह से फिर जो स्किन है वो डार्क होती है। मतलब अगर हमारा जो मीडियन लोब का हार्मोन है जो हमने कल पढ़ा था MSH, मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो तो मीडियन लोब का हार्मोन है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला हार्मोन है, मीडियन लोब का हार्मोन है। तो अब ये तो ठीक है कि मेलानिन जो है वो मीडियन लोब का हार्मोन है और मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मीडियन लोब का हार्मोन है और ये मेलानोसाइट को एक्टिवेट करता है। लेकिन मेलानोसाइट के एक्टिवेट होने का सिर्फ यही जरिया नहीं है। मतलब MSH रिलीज होगा तो मेलानोसाइट मेलानिन रिलीज करेगा, ये गलत बात है। हाँ, MSH एक जरिया है मेलानोसाइट को एक्टिवेट करने का, लेकिन अकेला जरिया ये नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, एक ये जरिया है जो हमने MSH की बात कर रहे हैं, दूसरा स्टेरॉइड्स हैं और तीसरा लाइट है। ये तीन जराए हैं मेलानोसाइट को मेलानिन प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेशन देने का पर्पस जो है वो तीन जराए से हो सकता है। ठीक हो गया। सो अब देखते हैं जी आगे मजीद जो हमारा पोस्टीरियर लोब है। बेटा ये जो पोर्शन है आप लोगों को नजर आ रहा है, ये वाला, ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है और इसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों कहते हैं। बेसिकली जो हाइपोथैलेमस है, अगर उसकी प्रॉपर एक्सटेंशन की बात की जाए तो हाइपोथैलेमस की प्रॉपर एक्सटेंशन ये पोस्टीरियर लोब ही है। एंटीरियर लोब एक अलग से ग्लैंड है। मीडियन लोब और एंटीरियर लोब ये प्रॉपर ग्लैंड्स हैं, लेकिन जो पोस्टीरियर लोब है ये ग्लैंड नहीं है। बल्कि अगर आप पोस्टीरियर लोब के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, जिसका नाम हमने जो अभी डिस्कस किया वो मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ। पोस्टीरियर लोब का जो प्रॉपर नेम है दैट इज न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। अच्छा, बात ये हो रही थी कि ये जो है वो एक्चुअली ग्लैंड नहीं है, इट इज नॉट ए ग्लैंड, बल्कि इन अदर वर्ड्स ये क्या चीज है, ये एक स्टोरेज हाउस है। इट इज अ स्टोरेज हाउस for the secretions of हाइपोथैलेमस। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हाइपोथैलेमस बनाता है और हाइपोथैलेमस बनाकर स्टोर कर देता है पिट्यूटरी में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। और उनमें कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं आइए डिस्कस करते हैं। उनमें सबसे पहला हार्मोन होता है जिसको आप जानते हैं एंटी डायूरेटिक के नाम से, एंटी डायूरेटिक, या इसको आप दूसरे अल्फाज में वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, ठीक है, वेसोप्रेसिन। अब यहाँ पे एंटी डायूरेटिक या वेसोप्रेसिन जो है इसका क्या फंक्शन होता है ये डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि बेटा ये बनता है हाइपोथैलेमस में, और आपको पता है कि हाइपोथैलेमस में बन के ये स्टोर कहाँ हो रहा है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो रहा है, ठीक है। यानी जो ADH है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये एक्चुअली किसका हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। हाइपोथैलेमस का हार्मोन होने के बाद ये हाइपोथैलेमस बना के इसको स्टोर कर देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और फिर जब टाइम आता है तो हाइपोथैलेमस इसको रिलीज करने की कमांड देता है। सो इसका काम क्या होता है बेटा, अब यहाँ पे आप लोगों को तो वैसे किडनी के रेफरेंस से पता है, लेकिन इसको अलग अलग करके अगर हम देखें, एंटी का मतलब है अगेंस्ट, ऑब्वियसली वो आपको पता है। ये जो है वो अगेंस्ट लिखा गया, सॉरी, अगेंस्ट, हाँ जी, ये अब सही है। और डायूरेटिक, डायूरेटिक का वर्ड जो है वो डायूरेसिस से निकला है, और डायूरेसिस का मतलब होता है
किडनी में किसी भी चीज का, यूरिन में किसी भी चीज का एक्स्ट्रा हो जाना। डाययूरेसिस जो है वो यूरिन में किसी भी चीज के एक्स्ट्रा हो जाने को कहते हैं। यानी अगर यूरिन में सोडियम ज्यादा हो गया है तो वो भी डाययूरेसिस है, अगर यूरिन में वाटर ज्यादा हो गया है तो वो भी डाययूरेसिस है। तो बेसिकली यूरिन में कोई भी चीज अगर एक्स्ट्रा हो जाती है तो वो डाययूरेसिस कहलाएगा। तो एंटी डायूरेटिक यानी ऐसा हार्मोन जो डायूरेसिस के अगेंस्ट है, और किसकी डायूरेसिस के किसके एक्स्ट्रा होने के अगेंस्ट है? वाटर के, मतलब वाटर को एक्स्ट्रा होने से बचाता है किडनी में, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि ये किस जगह एक्ट करता है बेटा? ये कलेक्टिंग डक्ट पे जाकर एक्ट करता है। जो आप लोगों की कलेक्टिंग डक्ट है नेफ्रॉन की, उस पे जाकर ये एक्ट करता है और उसमें से वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। फंक्शन क्या है? वाटर रीअब्सॉर्प्शन। अगर बॉडी में वाटर बहुत कम हो जाता है, जो कि आपको पता है कि अगर किसी वजह से बॉडी में वाटर कम हो जाए तो हम कलेक्टिंग डक्ट से जाता हुआ वाटर जो है वो लॉस नहीं होने देते, उसको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो वो यही हाइपोथैलेमस का ही हार्मोन था जो हमने वहां पढ़ा था, और अब हम इसको प्यूटरी के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं। एक्चुअली वो हाइपोथैलेमस का ही हार्मोन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हार्मोन, और इसकी इंपॉर्टेंस को जो है वो निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। इसके बाद दूसरा हार्मोन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, और जिन्होंने आज का लेक्चर मिस किया है ये इस हार्मोन के पढ़ने को जो है वो बहरहाल उनके जो सवाल होंगे वो आंसर नहीं हो सकेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये। वो हार्मोन है विच इज यूज्ड एज ए न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल। इसको न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर भी यूज किया जाता है, ठीक है। कैसे, वो अभी मैं सारा डिस्कस करूंगा। देखिए बेटा, ये एक ऐसा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जिसका अपेरेंट फंक्शन जो है ना वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ है। अपेरेंट, ठीक है, मैं आपको अपेरेंटली इसका फंक्शन बता रहा हूँ कि अपेरेंटली इसका फंक्शन जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के साथ है। फॉर एग्जांपल बेटा, ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है ये किस टाइम पर, ऑक्सीटोसिन मसल कॉन्ट्रैक्शन किस टाइम पर करवाता है? खास तौर पर एट द टाइम ऑफ गिविंग बर्थ। मैमल्स में जब बर्थ हो रही होती है उस टाइम पर जो फीमेल में यूट्रस होती है, अगर हम यहाँ इसको थोड़ा सा डिस्कस करें डायग्रामेटिकली, तो आप देखिएगा कि जो फीमेल में जो मेमेलियन फीमेल्स हैं उनमें जो यूट्रस होती है, मैंने आप लोगों को एक दफ़ा पहले भी स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया था जब मैं ओवरी का फंक्शन आप लोगों को बता रहा था तब, ठीक है। इस तरह से मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाया था। ये जो पोर्शन है ये यूट्रस है, ठीक है। इसकी डिटेल डायग्राम वगैरह और डिस्कशन इसकी वो 18वें चैप्टर में आ जाएगी। तो एक्चुअली जब बर्थ होनी होती है तो ये यूट्रस जो है ना ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होती है और इट पुशेस द बेबी आउट। ये चाहे जो है वो ह्यूमन फीमेल हो, चाहे मेमेलियन कोई भी फीमेल हो, उन सब में ये काम लाजमी होता है कि जो ऑक्सीटोसिन होता है उसने ये काम करवाना होता है। यानी कि यूट्रस को इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करवाना होता है कि जो न्यू बॉर्न है वो आउटसाइड मूव करे, वो चाहे कोई भी मैमल हो, ठीक है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। ये आप ये बात जो है वो जहन में रखिएगा। आगे बर्थ का जो आर्टिकल आ रहा है उसमें भी आप लोग ये चीज़ जो है ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि राइट एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑक्सीटोसिन की अमाउंट एकदम इंक्रीज करती है। ऑक्सीटोसिन की अमाउंट खास तौर पर तब जब वो हो नॉर्मल बर्थ हो, सिजेरियन ना हो बल्कि नॉर्मल बर्थ हो, तो ऑक्सीटोसिन की अमाउंट सडन रेज करती है। उसकी वजह क्या है कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो मसल वेव मूव करती है, वो ऑक्सीटोसिन की वजह से करती है। दूसरा, मसल कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से ये वाला हार्मोन कहाँ वर्किंग करता है? एट द टाइम ऑफ मिल्किंग। आपने अगर कभी जो है वो किसी उसको दूध दोहते हुए देखा हो, किसी भैंस या गाय का, किसी गवाले को, तो उसमें आप देखेंगे कि इनिशियली जो है वो कोई भी मिल्किंग नहीं होती, लेकिन कुछ देर के बाद मिल्किंग शुरू होती है। ये जो मिल्किंग है एक्चुअली मिल्क इजेक्शन, मिल्क प्रोडक्शन नहीं, मिल्क इजेक्शन। आपको पता है एक हार्मोन हम पीछे छोड़ आए हैं और वो हार्मोन है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, ठीक है। ये हार्मोन है जो एक्चुअली मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, और ये हम पीछे छोड़ आए हैं।
कहाँ छोड़ के आए हैं ये बेटा? हम छोड़ के आए हैं गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स में। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ये करवाता है कौन? ये करवाता है प्रोलैक्टिन, ठीक है। लेकिन रिलीज ऑफ मिल्क कौन करवाता है? वो ऑक्सीटोसिन करवाता है, ठीक है। तो मिल्क इजेक्शन में ये जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। और आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि गाय भैंसों को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगते हैं। ये जो ग्वाले हैं ये इंतहाई जुल्म करते हैं, इंतहा से ज्यादा बड़ा जुल्म करते हैं कि ये बिफोर इजेक्शन ऑफ मिल्क, बिफोर मिल्किंग द काउ, ये क्या करते हैं? ये एक टीका पकड़ के उसको ऑक्सीटोसिन का ठोक देते हैं और वो ऑक्सीटोसिन यकदम उसकी पूरी बॉडी के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। तो यकदम जो गाय भैंस है वो इंतहाई कर्बनाक कैफियत से गुजरती है। और ये इलीगल है, भैंसों को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगवाना उनसे दूध लेने के लिए टोटली इलीगल है, टोटली इलीगल है, ठीक है। वो इंजेक्शन लगाते हैं, पूरी बॉडी के मसल एकदम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था अभी कि ये कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। और उसके साथ साथ फिर मिल्किंग जो है वो स्टार्ट होती है। बहुत से ग्वालों को आपने देखा होगा जो ठीक तरीके से दूध दोहते थे, वो क्या करते थे? वो पहले थोड़ा सा जो भैंस का दूध है वो उसके बच्चे को पिलाते थे। उसके बच्चे को दूध पिलाने से क्या होता था कि ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन नेचुरली स्टार्ट हो जाती थी, क्योंकि वो कोई भी मेमेलियन फीमेल हो ना, ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो मिल्किंग स्टार्ट होगी। तो इसका क्या मतलब है कि जिस टाइम पर जो है वो भैंस के बच्चे को वो पहले पीने देते थे, इसका क्या मतलब था कि उसके अंदर ऑक्सीटोसिन का लेवल रेज होगा। यही चीज जो है वो ये अब जो है वो करने नहीं देते। अब क्या करते हैं वो जालिम, वो ऑक्सीटोसिन का टीका ठोक देते हैं। और ये इंतहाई कर्मनाक चीज है। आपका जो मिल्किंग वाला एनिमल है वो तबाह हो जाता है, कुछ अरसे में भैंस मर जाती है, उसकी पूरी बॉडी जो है वो कोलैप्स हो जाती है ड्यू टू ह्यूज अमाउंट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन इंजेक्टेड डेली। मतलब आप एक हार्मोन है, और आपको पता है हार्मोन का लेवल हमारी बॉडी में क्या होता है? मेरा ख्याल है आप लोगों ने ये यूनिट कभी सुना भी नहीं होगा। कभी सुना है आप लोगों ने पिकोग्राम? अब तो खैर सुन लिया होगा फिजिक्स में, पिकोग्राम नेचुरल लेवल हार्मोन्स का हमारे ब्लड में पिकोग्राम्स में होता है। इससे ज्यादा हो जाए ना तो हमारी बॉडी पागल होने वाली हो जाती है, ये हो क्या रहा है? और आप क्या करते हैं? आप इंजेक्शन ठोकते हैं उसके। ये बहुत बड़ा जुल्म है और बहुत इलीगल है। और इसमें मैं समझता हूं कि इसकी सजा भी ऐसी होनी चाहिए, कोई ऐसा हार्मोन पकड़ के ना वो जो गवाला है उसके ठोक दिया जाए, ताकि जो है वो उसको पता लगे कि हार्मोन एकदम क्या असर करता है। जैसे आप जो है वो उसको स्टेरॉइड ठोक दें और उसको बांध दें, वो देखें क्या होता, क्या उसकी बॉडी की हीट इतनी प्रोड्यूस होगी कि वो मौत मांगना शुरू हो जाएगा। मतलब ऐसा होना चाहिए। ये बहुत खबीसों वाली हरकत है कि आप उसको जो है वो ऑक्सीटोसिन देकर उससे मिल्किंग करवाते हैं। वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कुछ अरसे में वो बेजबान जानवर मर जाता है, ठीक है। अच्छा, ये ऑक्सीटोसिन और किस टाइम पर प्रोड्यूस होता है? जी बेटा, ये जो है वो मैं इसके बारे में कहा करता हूँ कि ये ना बॉलीवुड ज्यादा हार्मोन है। बॉलीवुड ज्यादा हार्मोन से क्या मुराद है बेटा? ये एक्चुअली प्रोड्यूस होता है एट द टाइम ऑफ लव। एट द टाइम ऑफ, अच्छा, ये लव वो नहीं है जो बॉलीवुड का, वो मैंने जरा मजाक कहा है। जब माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती है तो बच्चे में भी और माँ में भी ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। जब आप किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिसको देख के आपको खुशी फील होती है, आप ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। जब आप कुछ ऐसा खा लेते हैं या पी लेते हैं कि जिसको खा या पी के आपको खुशी महसूस हो, तब भी ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। ये दो तरह के काम करता है। काम करता है एक तो लव वाला, दूसरा पेन किलिंग वाला। आप इसको पेन किलिंग भी कह सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो है हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस, पेन किलिंग एक ठीक वर्ड नहीं है। बेसिकली ये काम आता है हैप्पीनेस में। हैप्पीनेस से मुझे याद आया, मैंने किसी ने मूवी देखी है परसूट ऑफ हैप्पीनेस? क्या मूवी है विल स्मिथ की, जरूर देखिएगा, परसूट ऑफ हैप्पीनेस।
और वो मूवी जो है वो लिटरली रुला देती है, कमाल की मूवी। खैर, तो ये ऑक्सीटोसिन खुशी के टाइम पर बहुत ज़्यादा जो है वो इसका जो है आम मैमल्स में देखने में आता है। और इसी तरीके से ये इमरजेंसी के टाइम पे आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प में भी रिलीज होता है। जैसे अक्सर लोगों को टेंशन में वॉमिट आ जाती है, पेट कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये अभी कुछ दिन पहले भी मुझसे किसी बच्ची ने पूछा था कि सर ये स्टेरॉइड्स भी होती हैं जो एकदम पेट दर्द होता है टेंशन में, स्ट्रेस में, तो उसमें ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है। मतलब ये एक मल्टीपर्पज हार्मोन है जो हर एक हिट हो जाता है, जस्ट लाइक मौलाना फजलुर रहमान। ये जो है ये इमरजेंसी में भी आपको जो है वो रिलीज होता है और आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन को, आपके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके अलावा इसका जो मैंने आप लोगों को बताया कि खुशी के टाइम पर जब भी जो है वो मतलब एक कोई जो है वो ऐसा होता है, कोई टेंशन है और उसके बाद खुशी आई है, तो वो एक इंक्रीज ऑफ हैप्पीनेस जो है वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होती है। बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है। फिर जस्ट लाइक दैट इफ़ यू लव समवन, फादर मदर, मतलब इवन बात कहने से कतराना नहीं चाहिए, ऑब्वियसली हार्मोन है ह्यूमन में, हस्बैंड वाइफ। तो अगर ये जो है वो एक ऐसे इवेंट पे जिसमें जो है वो किसी दूसरे को देख के खुशी होती है, किसी दूसरे को अपना के खुशी होती है, तो उस टाइम पर उस खुशी की वजह ये हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये हार्मोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है डिफरेंट फिनोमिना ऑफ लाइफ में। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एक वर्ड लिखा हुआ है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पार्ट्यूशन लिखा होगा, डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स, ये भी अभी आपको बताता हूँ। पार्ट्यूशन, पार्ट्यूशन होता है वो कॉन्ट्रैक्शन जो एट द टाइम ऑफ बर्थ होती हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ये कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जिसका मैंने अभी आपको डायग्राम बनाकर दिखाई है। यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसको आप पार्ट्यूशन कहते हैं। आपको ना याद आए तो ये वाला लेक्चर ओपन करके देख लीजिएगा पार्ट्यूशन का क्या मतलब है। डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स क्या होती है और क्या होती है? सर्विक्स होती है ओपनिंग ऑफ यूट्रस। ये जो ओपनिंग है यूट्रस की यहाँ पर तकरीबन होती है, इसको आप सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल क्लोज होती है, सख्ती से क्लोज होती है जब तक जो चाइल्ड है उसकी बर्थ का टाइम नहीं आ जाता। जैसे ही बर्थ का टाइम आता है तो सर्विक्स की टेंशन खत्म हो जाती है, डिस्टेंशन शुरू हो जाती है, उसको एक्सपेंड करना शुरू किया जाता है, तो उस टाइम पर ये रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, सो जी बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारा खत्म हो गया है। आप लोगों को क्वेश्चन है तो बताइए। चलें, ठीक है। इसके बाद है अगला थायराइड ग्लैंड। बेटा ये थायराइड ग्लैंड है क्या और कहाँ मौजूद होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। थायराइड ग्लैंड का काफ़ी कुछ यहाँ पर मौजूद है, वो भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसकी जो प्रेजेंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि यह कहाँ मौजूद होता है। तो ये जो हार्मोन है थायराइड ग्लैंड, ये हमारे नेक रीजन में मौजूद होता है, और नेक रीजन में मौजूद होने के साथ साथ इस हार्मोन के, इस ग्लैंड के चंद एक फंक्शंस होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे एक एक करके। अगर आप लोगों ने इस हार्मोन को ड्रॉ करना है ना, इस ग्लैंड को ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले बनाते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया बनाइए आपने। ट्रेकिया बनाने के बाद, सॉरी, ट्रेकिया बनाने के बाद जो है वो आप इस ये जो होता है, इसके दो लोब्स होते हैं। एक लोब इधर होता है एक साइड पर, दरमियान में ये हार्मोन, फिर दूसरा लोब इधर होता है, ये। ठीक है, ये पूरा ग्लैंड है और इसने ट्रेकिया को कवर किया होता है जस्ट लाइक दिस। ये लैरिंक्स है, ये थायराइड ग्लैंड है, और ये उसके पीछे एसोफेगस है। ठीक है, तो इसने ट्रेकिया को कवर किया होता है। ट्रेकिया हमेशा फ्रंट साइड पर होती है, इसने ट्रेकिया को कवर किया होता है। इसके दो लोब्स होते हैं और इसके साथ कुछ और मजीद आपको वो मेंशन नजर आ रहे हैं पैराथायरॉयड, वो अभी हमारा पर्पस नहीं है। बट ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये किसके जरिए कंट्रोल होता है। TRF आता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ऑब्वियसली फैक्टर कहाँ से आएगा, हाइपोथैलेमस से। ये रिलीज करवाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन
स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के कहाँ से आते हैं? सारे पिट्यूटरी से आते हैं, और ये जो हार्मोन है ये आता है थायराइड ग्लैंड के पास, और थायराइड ग्लैंड से क्या प्रोड्यूस करवाता है? ये हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है थायरॉक्सिन। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करवाता है। अब थायरॉक्सिन के फंक्शंस क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। हमारी बॉडी के जितने नॉर्मल फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए थायरॉक्सिन यूज होता है, नॉर्मल फंक्शंस, ठीक है। जैसे आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो उस टाइम पर थायरॉक्सिन रिलीज होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एनर्जी एक्सट्रैक्शन, एनर्जी यूटिलाइजेशन के टाइम पर ये हार्मोन बहुत ही ज़रूरी है। एनर्जी यूटिलाइजेशन के टाइम पर आपने अगर एनर्जी यूज़ करनी है, फॉर एग्जांपल अभी मैं बैठा हुआ पढ़ा रहा हूँ, अब ये इमरजेंसी कंडीशन तो है नहीं, ना ये इमरजेंसी कंडीशन है ना ये कोई और कंडीशन है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। अब इस टाइम पर क्या मुझे इमरजेंसी हार्मोन चाहिए होंगे एनर्जी के लिए? नहीं। इमरजेंसी हार्मोन कौन से एनर्जी के लिए? स्टेरॉइड है, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो एड्रेनलिन है, तो वो तो नहीं चाहिए मुझे चाहिए एक ऐसा हार्मोन जो मेरी बॉडी के में नॉर्मल फंक्शंस को इनेबल बनाए, तो वो थायरॉक्सिन है। थायरॉक्सिन की मखसूस अमाउंट है जो मुझे चाहिए होगी, ठीक है। इसी तरीके से थायरॉक्सिन जो है वो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने में काम आता है। अगर ये थायरॉक्सिन रिलीज हो जाए तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, हमारे और ब्लड प्रेशर को के इंक्रीज होने के रिजल्ट में हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है। आपको पता है कि हमारा अगर ये थायरॉक्सिन की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात आपको बताने लगा कि अगर थायरॉक्सिन रिलीज हो और थायरॉक्सिन रिलीज हो के हमारी हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर तेज कर दे, तो अव्वल तो ये फंक्शन नॉर्मल है, लेकिन अगर ये अबनॉर्मल हो जाए, मतलब ये थायरॉक्सिन रिलीज होता रहे, तो लोग दिल के मरीज बन जाते हैं। क्यों? मुस्तकिल ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, हार्ट बीट बहुत तेज़ है, दिल के मरीज बन जाते हैं। ये अवैस हमारे कॉलेज में जो आपको आजकल पढ़ा रहे हैं ना, मुजम्मिल साहब, उनको वो दिल के मरीज हैं और एक्चुअली उनको थायराइड कैंसर हुआ था। वो क्या है, थायराइड कैंसर के ओवर प्रोडक्शन शुरू हो गई थी, एक्चुअली ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, जिसकी वजह से वो दिल के मरीज हैं। उनका हार्ट जो है वो कमज़ोर हो गया है ड्यू टू लैक ऑफ मसल्स एंड जो बहुत एक्सटेंसिव हार्ट एक्टिविटी हुई है शुरू में, उसकी वजह से, ठीक है। ये जो है वो खासी खतरनाक से डिजीज होती है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो इसका बहुत ज़्यादा फंक्शन है इन एसोसिएशन विद सोमेटोट्रोफिन। जी बेटा, सोमेटोट्रोफिन किस काम आता है? जल्दी से। जी स्टूडेंट्स, ये सोमेटोट्रोफिन का साथ देता है बहुत ही ज्यादा। सोमेटोट्रोफिन किस काम आता है? हाँ जी, ट्राई करें जल्दी से। जी शाबाश, ग्रोथ के। सोमेटोट्रोफिन का काम है ग्रोथ, ठीक है। तो अगर सोमेटोट्रोफिन का काम ग्रोथ है तो ये थायरॉक्सिन अपने एनर्जी के लिहाज से सोमेटोट्रोफिन की बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि ये ग्रोथ में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, इवन जो आपका वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस, उसमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ये हार्मोन बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है, बहुत ही बेसिक रोल प्ले करता है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो डिजीजेज होती हैं उनमें, अच्छा ये हार्मोन सिर्फ ह्यूमन में नहीं होता, बल्कि कई तरह के मैमल्स में होता है, इवन ये फ्रॉग्स में, रेप्टाइल्स में, इनमें भी होता है, ठीक है। तो अब इसमें जो है वो हम देख लेते हैं कि इसकी डिजीजेज कौन कौन सी होती है, ठीक है। इसकी डिजीजेज में बेटा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या इसका दूसरा हार्मोन भी बताता हूँ आपको, ये है यहाँ पर लिखी हुई है इसकी डिजीजेज। जैसे दे एक्ट ऑन बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये पहला पॉइंट आ गया, बेसल मेटाबॉलिक रेट बाय स्टिमुलेटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज ऑफ हीट एनर्जी इनटू एटीपी, ठीक है। दे ऑल्सो एक्ट इन कंजंक्शन विद सोमेटोट्रोफिन। अच्छा, मैंने ये आर्टिकल पढ़ा नहीं था, ये वैसे ही बता दिया मैंने। इन ब्रिंगिंग अबाउट ग्रोथ एंड एक्ट डायरेक्टली ऑन ब्रेन सेल्स एंड कॉजिंग देम टू डिफरेंशिएट। ये एक और तीसरा पॉइंट ये बन जाएगा कि ब्रेन सेल्स पे डायरेक्टली एक्ट करके उनको डिफरेंशिएट करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। थायरॉक्सिन डिफरेंशिएट मतलब मैच्योर होने में। इन एम्फीबियंस दे ब्रिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। जी बेटा, मेटामॉर्फोसिस क्या है? ये चौथा पॉइंट हो गया। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? जल्दी से बताएं।
हाँ भाई जल्दी करें। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस आप लोग पता नहीं ट्राई नहीं कर रहे। मेटामॉर्फोसिस एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जो आप लोगों ने 10th चैप्टर में पढ़ा है फर्स्ट ईयर के। इसमें क्या होता है, ये एक सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं मेटामॉर्फोसिस, जो कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में फॉलो होते हैं और इवन इंसेक्ट्स में भी फॉलो होते हैं। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि सबसे पहले आपको पता है एग में डिवीजन स्टार्ट होती है तो एम्ब्रियो बनता है, फिर उसके बाद लार्वा होता है, फिर उसके बाद प्यूपा होता है और सबसे एंड पे होता है अडल्ट। ठीक है, तो ये जो एम्ब्रियो से लेकर अडल्ट तक की स्टेजेस हैं ये कहलाती हैं एम्फीबियंस में मेटामॉर्फोसिस। ये मेटामॉर्फोसिस कहलाती है, इतनी सिंपल सी बात थी। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस में हेल्प आउट करता है ये, बट इंस्टेड अच्छा, इफ secretion of thyroid is deficient, tadpole larva of frog does not metamorphose to develop into frog। मतलब अगर ये कम हो जाए तो वो जो लार्वा है वो बड़ा नहीं होता, वो सिर्फ लार्वा लार्ज साइज का टेडपोल रहता है। टेडपोल का मतलब होता है लार्वा, वो लार्ज साइज का टेडपोल रहता है। ठीक है, तो अगर तो ये नॉर्मल अमाउंट में प्रोसीड होता रहे तो वो लार्वा क्या बन जाता है, लार्वा फ्रॉग बन जाता है। लेकिन अगर ये नॉर्मल अमाउंट में ना सिक्रीट हो बल्कि ये कम हो जाए तो वो लार्वा फ्रॉग नहीं बनता बल्कि लार्वा ही रहता है। अब बेटा यहां से ऑनवर्ड ये देखें, ये जो ये है ना, ये है इंट्रोडक्शन। ये पैराग्राफ ये इंट्रोडक्शन का है, इंट्रोडक्शन टू थायराइड एंड ग्लैंड, टू थायराइड ग्लैंड, थायराइड एंड हॉर्मोन्स। ये जो है ये पहला पैराग्राफ है यहां से यहां तक। दूसरा आ जाता है फंक्शंस का, जिसमें आपको 4 फंक्शंस मैंने बता दिए। ठीक है, यहां पर आप फंक्शन लिखेंगे। अब इसके आगे जो 2 पैराग्राफ्स हैं ये वाले, ये जो 2 हैं ये और ये डिजीजेस के, ये पैराग्राफ जो हैं ये डिजीजेस के हैं थायरॉक्सिन के कम या ज्यादा होने की वजह से। अब ये देखें इसको भी अगर आपने डिफरेंशिएट करना है तो पहला पैराग्राफ जो है वो है एक्सेसिव रिलीज की एक्सप्लेनेशन करता है और दूसरा जो पैराग्राफ है वो डेफिशिएंट होने की करता है। ठीक है, तो ये जो है वो दोनों पैराग्राफ हैं दोनों डिजीज के, तो आप एक ही पैराग्राफ बनाएंगे डिजीज का, उनमें एक हेडिंग देंगे एक्सेस रिलीज की, एक डेफिशिएंट रिलीज की। ठीक है, तो excess thyroxine produces a condition called Graves' disease with exophthalmic goiter and increases in basal metabolic rate। अच्छा, इसमें क्या होता है, होता ये है कि बहुत ज्यादा जो है वो हो जाती है, थायरॉक्सिन की रिलीज बहुत ज्यादा हो जाती है। और आपको पता है इसमें यहाँ पर उन्होंने फेलियर लिखा हुआ है, थायरॉक्सिन की ज्यादा होती है तो उसके नतीजे में कार्डियक फेलियर, ब्लड प्रेशर के सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको जो, और बंदा बहुत मोटा वो बहुत पतला हो जाता है, बहुत ही बारीक सा, इसको हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, उसके बाद जो है वो दिस कैन, अच्छा, द कॉज ऑफ ग्रेव्स डिजीज इज द प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल बॉडी प्रोटीन विच कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट द थायराइड टू एक्सेसिव सिक्रीशन। कोई भी ऐसा फैक्टर जो थायराइड को एक्स्ट्रा सिक्रीट करने को कहेगा वो ग्रेव्स डिजीज की वजह बनेगा। अच्छा, ये तो हो गया एक्सेस रिलीज का। ठीक है, अगर डेफिशिएंट हो, द लैक ऑफ थायरॉक्सिन कॉजेज क्रेटिनिज्म वेयर द इंडिविजुअल फेल्स टू डेवलप नॉर्मली स्मॉल, बहुत छोटे छोटे सख्त बाल होते हैं जिस्म पे और येलो सी स्किन होती है। ठीक है, दे ऑल्सो फेल टू डेवलप सेक्सुअली। किस सूरत में, अगर ये कम रिलीज हो, ज्यादा रिलीज होने का हमने पिछले उसमें पढ़ लिया, ग्रेव्स डिजीज हो जाती है ये वाली। कम के केस में एक डिजीज है जो क्रेटिनिज्म है, तो ये क्रेटिनिज्म की हेडिंग हो गई। ठीक है, उसके बाद है कि डेफिशिएंसी लेट इन लाइफ परहैप्स ड्यू टू आयोडीन शॉर्टेज। आयोडीन शॉर्टेज जैसे आपको अच्छी तरीके से पता है कि कौन सी डिजीज होती है जिसमें ये गला फूल जाता है, जिसको उर्दू में गिलहड़ और इंग्लिश में गोइटर कहते हैं। ये लैक ऑफ आयोडीन की वजह से, ठीक हो गया, लैक ऑफ आयोडीन की वजह से ये एक डिजीज होती है। अच्छा जी, यहां से आगे शुरू हो जाती है अगले हार्मोन की बात, और वो कौन सा है, वो है कैल्सिटोनिन। बेटा थायरॉक्सिन समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम जो इसमें आपको हुई हो अभी तक?
एनी इशू? हाँ भाई, अगर थायरॉक्सिन में कोई प्रॉब्लम हुआ, डिजीज समझने को मुश्किल हुई, दो डिजीज है, दो तरह की है, एक एक्सेसिव की, एक डेफिशिएंट की। एक्सेसिव की एक डिजीज है ग्रेव्स डिजीज, और डेफिशिएंट की दो डिजीजेज हैं। एक है क्रेटिनिज्म, जिसमें जिस्म खाल सख्त हो जाती है, थोड़े थोड़े सख्त बाल होते हैं जिस्म पे, और मेंटली रिटार्डेड होता है, सेक्सुअली फेल्ड होता है। और मैं बता देता हूँ। और दूसरी जो डिजीज है वो है गोइटर। वो कब होती है? जब आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड फूल जाता है और गला जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। बेटा ग्रेव्स डिजीज उस केस में होती है जब थायरॉक्सिन है वो एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज हो। थायरॉक्सिन एक्सेसिव अमाउंट रिलीज हो और उसके रिलीज होने के नतीजे में ये आंखें बाहर को निकली हुई और बिल्कुल ना जैसे मुर्दे किसी कैफियत जो है ना, और ये जो ऐसा होता है वो कमजोर भी बहुत हो जाता है। ये जो है ना ये डिजीज है कि ये हाइपरथायरॉयडिज्म एंड ग्रेव्स, ये बेसिकली आंखों को ही ना ग्रेव्स कह रहे हैं, ग्रेव्स डिजीज। मुर्दे की तरह की और खौफनाक सी बाहर को उभरी हुई ग्रेव की तरह की आंखें कह लें, जस्ट लाइक ग्रेव। ये देखिए बल्जिंग आइज, हाइपरथायरॉयडिज्म ग्रेव्स डिजीज में। हाँ ये देखिए ना, अच्छा अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत कह गया। ये गला फूला हुआ है ना, ये देखें गला फूला हुआ, जिसकी वजह से इसको ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। मतलब एक कबर की उठान की तरह ना ये फूला हुआ है, इसकी वजह से इसको ग्रेव कहते हैं। ये बल्जिंग आइज है। ये जो यहाँ पे इन्होंने वर्ड लिखा हुआ है ना एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर, ये पीछे यहाँ लिखा हुआ होगा, ये रहा एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर, ये वाला। एक्सोथेल्मिक गोइटर का क्या मतलब है कि एक तो गले में कबर सी बन जाती है, मतलब गला जो है वो फूल जाता है, ठीक है, तो वो जस्ट लाइक ग्रेव उसका डिजाइन बन जाता है। और दूसरा आंखें इतनी बड़ी बड़ी बाहर आ जाती हैं, वो आप लोगों ने भी देख लिया कि जो कंडीशन है वो क्या है। सो आप ये देख सकते हैं मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं और जो है वो उसके अलावा सेक्सुअली फेल्ड होते हैं। जी बेटा क्लियर हो गया? आदिया किधर गई? ओके अच्छा जी, अब एक हार्मोन लेते हैं। ये हार्मोन जो है ये इससे रिलीज होता है, लेकिन इसमें टीएसएच का कोई काम नहीं होता। टीएसएच का काम होता है सिर्फ थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करवाना। थायराइड ग्लैंड अपना एक हार्मोन रिलीज करता है जो ये खुद मेजर करता है कि किस टाइम पर रिलीज करवाना चाहिए। वो हार्मोन होता है कैल्सिटोनिन। ये हार्मोन ब्लड में कैल्शियम अगर ज्यादा हो जाए तो ये क्या करता है, ये निकाल कर उस कैल्शियम को किधर ले जाता है? कैल्शियम को ले जाता है बोन्स में, बोन्स में स्टोर कर देता है। बोन्स में या मसल्स में, मसल्स वगैरह में स्टोर कर देता है, या हार्ट में स्टोर कर देता है, ठीक है। सो ये एक दूसरा हार्मोन है, ठीक है, कैल्सिटोनिन। इसका काम है कैल्शियम को ब्लड से किधर लेकर जाना? बोन्स में लेकर जाना। ये ब्लड में एक्स्ट्रा कैल्शियम नहीं रहने देता। मतलब थायरॉक्सिन जो है, थायराइड ग्लैंड, ये खुद जज करता है। ये काम हाइपोथैलेमस का नहीं है, ये वो खुद जज करता है। और ये ऐसा हो सकता है कि ये किडनी की कमांड लेता हो इस बात पे ना, किडनी की कमांड लेता हो कि किडनी इसको कहती हो कि ब्लड में कैल्शियम ज्यादा है तो कैल्शियम को कम करो, ठीक है। किडनी फैक्टर है जिसको कहते हैं कैल्सिट्रायोल। जो है वो जरा ये देखो, कैल्सिट्रायोल यूज टू एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। अच्छा अच्छा, ये तो है कि अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो जाए तो उसको ज्यादा करने के लिए, तो नहीं ये वो नहीं है। कैल्सिटोनिन जो है वो एक ऐसा हार्मोन है जिसने ब्लड में कैल्शियम को कम करना है। कैसे? अगर कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो उसको उठा के ब्लड में ले जाएगा, हार्ट में, मसल्स में ले जाएगा। और आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि अगर कैल्सिटोनिन की अमाउंट बहुत बढ़ जाए तो कैल्शियम ब्लड में बहुत कम हो जाएगा, जो बड़ा खतरनाक है, बहुत कम हो जाएगा।
क्योंकि कैल्सिटोनिन ने क्या करना है, ब्लड से कैल्शियम को कैरी करके बोन्स और मसल्स में लेकर जाना। तो अगर बहुत ज्यादा हो गया तो कैल्शियम बहुत ज्यादा बोन्स और मसल्स में चला जाएगा, हड्डियां भी सख्त हो जाएंगी और ब्लड को भी नुकसान होगा, ब्रेन को भी नुकसान होगा। और अगर बहुत कम प्रोड्यूस हो कैल्सिटोनिन तो फिर कैल्शियम ब्लड से बोन में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बोन्स भी कमजोर हो जाएंगी और कैल्शियम क्रिस्टल भी बनेंगे, स्टोन भी होंगे। तो ना तो कैल्सिटोनिन की ज्यादा अमाउंट सुटेबल है ना कम अमाउंट सुटेबल है। इसका नॉर्मल फंक्शन क्या है, ब्लड कैल्शियम को बोन्स और मसल्स में लेकर जाना। ज्यादा हो जाए बहुत तो क्या होगा कि सारी कैल्शियम उठा के बोन्स और मसल्स को दे देगा और ब्लड को नुकसान होगा, ब्रेन को नुकसान होगा। बहुत कम हो जाए कैल्सिटोनिन तो ये कैल्शियम को उठाकर बोन्स मसल्स में ले जाने में नाकाम रहेगा और फिर इन ऑर्गन को नुकसान होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट हार्मोन और है जो थायराइड है। जी बेटा, कोई बात जो समझ ना आई हो? चलिए ठीक है बेटा, टाइम ओवर हो गया, आप लोग जा सकते हैं।